दोस्तों, क्या आप भी भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स बार बार रटते हैं और एग्जाम हॉल में कंफ्यूज होकर भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीजे डायरीज में आपका स्वागत है। आज हम इन सभी अनुसूचियों को ऐसी मजेदार ट्रिक के साथ समझेंगे कि आप चाहकर भी इन्हें भूल नहीं पाएंगे। चाहे वो दूसरी अनुसूची के वेतन भत्ते हो या 7वीं अनुसूची की केंद्र और राज्य की शक्तियां, यूपीएससी हो, एसएससी या स्टेट पीसीएस, आज के बाद एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 100% पक्का याद कराने की गारंटी मेरी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देना जरूरी है। बताइए। आखिर ये अनुसूचियां या शेड्यूल्स होते क्या हैं? मतलब संविधान निर्माताओं ने इन्हें मुख्य अनुच्छेदों के साथ क्यों नहीं लिखा? हाँ, ये डाउट तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है। एग्जैक्टली। इसका सीधा सा कारण ये था कि अगर हर राज्य का नाम, हर पदाधिकारी का वेतन या फिर हर भाषा की लिस्ट को मुख्य आर्टिकल्स के बीच में डाल दिया जाता, तो सोचिए संविधान कितना जटिल और भारी हो जाता। एकदम सही, पढ़ने में ही पसीने छूट जाते स्टूडेंट्स के। बिल्कुल। इसलिए इन सूचियों को संविधान के अंत में एक अपेंडिक्स या परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया। अगर हम 1950 के मूल संविधान की बात करें तो उस समय हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। सिर्फ 8? हाँ, लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा, उन समाज की जरूरतें बदली, वैसे वैसे हमें संविधान में संशोधन करने पड़े। 1951 के पहले संशोधन से लेकर आगे के कई अमेंडमेंट्स के जरिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। यानी आज इनकी कुल संख्या 12 हो चुकी है। सही कहा। और यह सफर केवल संख्याओं का नहीं है, बल्कि भारत के विकास का है। एकदम परफेक्ट। और आज हम इस पूरी यात्रा को रटेंगे नहीं, बल्कि इसे अलग अलग थीम्स में बांटकर समझेंगे। हमारी पहली थीम है बुनियाद, यानी द फाउंडेशन, जिसमें हम पहली 4 अनुसूचियों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी इमेजिनेशन पावर को एक्टिव कर लीजिए। हमारी पहली अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का परिचय देती है। ट्रिक बहुत सिंपल है। जब भी हम बाजार से कोई नई किताब खरीद कर लाते हैं, तो सबसे पहले उस पर क्या करते हैं? अपना नाम लिखते हैं। बिल्कुल, अपना नाम लिखते हैं। ठीक उसी तरह भारत का संविधान जब लिखा गया, तो उसकी पहली अनुसूची में सबसे पहले देश का नाम और उसके राज्यों का परिचय लिखा गया। यानी पहली अनुसूची बराबर देश का नाम। और देखिए, ये सिर्फ नाम का मामला नहीं है। अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो पहली अनुसूची बहुत ही क्रिटिकल है। वो कैसे? क्योंकि ये डिफाइन करती है कि भारत का राज्य क्षेत्र असल में है क्या। इसमें न केवल हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, बल्कि भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किए जाने वाले किसी भी नए क्षेत्र का जिक्र भी यही होगा। अच्छा, मतलब जब भी भारत के नक्शे में कोई बदलाव होता है, जैसे तेलंगाना का बनना हो या जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, संसद को इसी पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। क्या बात है। इसके बाद आती है हमारी दूसरी अनुसूची, जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और कैग जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ी है। अब इसे याद करने की ट्रिक देखिए स्टूडेंट्स। हमारे समाज में जब भी कोई व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमाता है, तो लोग मजाक में क्या कहते हैं कि भाई ये तो 2 नंबर की कमाई कर रहा है। हाँ, ये तो आम बोलचाल की भाषा है। पैसा मतलब 2 नंबर की कमाई। तो जब भी एग्जाम में वेतन या पैसा दिखे, तुरंत समझ जाइए कि 2 नंबर की बात हो रही है। 2 नंबर बराबर वेतन, वो बिल्कुल 1 नंबर का है। लॉजिक भी बता दीजिए फिर। संविधान निर्माताओं ने इन बड़े पदों के वेतन को संविधान की दूसरी अनुसूची में ही इसलिए लिख दिया ताकि इनकी आजादी और निष्पक्षता बनी रहे। इसे भारत की संचित निधि पर भारत किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि संसद में इन वेतनों पर बहस तो हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती। इससे यह श्योर हो जाता है कि कोई भी सरकार किसी जज या कैग का वेतन कम करके उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं डाल सकती। क्या बात है। मतलब ट्रिक के साथ साथ सॉलिड लॉजिक भी। अब आते हैं तीसरी अनुसूची पर, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। यहाँ अक्सर हम एक शब्द सुनते हैं, संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जब कोई मंत्री या जज तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेता है, तो वो महज एक कागज नहीं पढ़ रहा होता, वो एक कमिटमेंट कर रहा होता है। एग्जैक्टली। वो सार्वजनिक घोषणा कर रहा होता है कि वो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर संविधान का पालन करेगा। ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आधार है। दोस्तों, पहली अनुसूची में तो हमने नई किताब पर देश का नाम लिख दिया। दूसरी अनुसूची की ट्रिक तो आपको याद ही हो गई होगी, 2 नंबर की कमाई यानी पैसा यानी वेतन। तो अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ और कमेंट करके बताओ कि जब हम शपथ लिखते हैं तो उसमें कितने अक्षर होते हैं। देखते हैं कौन कौन तीसरी अनुसूची की ट्रिक खुद डिकोड कर पाता है। मुझे लगता है कि जो छात्र इस क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं, उन्होंने अब तक डिकोड कर ही लिया होगा। बिल्कुल कर लिया होगा। अगर आप हिंदी शब्द श, प, थ को ध्यान से देखें, तो इसमें ठीक 3 अक्षर हैं, श, प और थ। और यही हमारी तीसरी अनुसूची है। श, प, थ मतलब 3 अक्षर, यानी तीसरी अनुसूची। सही है। चलिए अब बुनियाद थीम के आखिरी हिस्से यानी चौथी अनुसूची पर चलते हैं। यह राज्यसभा में सीटों के प्रतिनिधित्व से जुड़ी है। इसे याद करने की जो ट्रिक है, उसमें थोड़ा सा डार्क ह्यूमर है। अच्छा, देखिए, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, जहां अक्सर वरिष्ठ और अनुभवी यानी बुजुर्ग लोग चुनकर जाते हैं।
और हमारे समाज में कहावत है कि बुजुर्गों का चौथा जल्दी होता है। अरे बाप रे। तो बस दिमाग में ये इमेज बनाइए, बुजुर्ग मतलब राज्यसभा और उनका होता है चौथा, तो राज्यसभा की सीटें बराबर चौथी अनुसूची। ये ट्रिक थोड़ी सी डार्क जरूर है, लेकिन हाँ, एग्जाम के प्रेशर में ऐसी अजीब चीजें याद आती हैं। बिल्कुल आती हैं। हालांकि अगर हम इसे पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से देखें तो चौथी अनुसूची भारत के संघवाद का एक बहुत बड़ा पिलर है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अमेरिका में हर राज्य को सीनेट में समान रूप से 2 सीटें मिलती हैं, चाहे राज्य कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारी चौथी अनुसूची राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटें आवंटित करती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के पास राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जबकि सिक्किम या गोवा के पास सिर्फ एक सीट है। एकदम सही, ये जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए देखते हैं आपका ध्यान स्क्रीन पर है या नहीं। अभी हमने अनुसूची 4 को बुजुर्गों के चौथे वाली ट्रिक से राज्यसभा के लिए याद किया। अब बिना पीछे जाए मुझे कमेंट में बताओ वो कौन सी अनुसूची है जिसमें नेता 5 साल वाले चुनाव में SC/ST के कल्याण का वादा करते हैं। फटाफट आंसर दो। यहाँ से हमारी दूसरी थीम शुरू होती है, जिसे हम हाशिए पर खड़े समाज का प्रशासन कह सकते हैं। इसमें 5वीं और 6ठी अनुसूची आती है। 5वीं अनुसूची विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था का जिक्र है, जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। हाँ, ये परिषद राज्यपाल को सलाह देती है कि कौन सा कानून जनजातीय क्षेत्रों में लागू होना चाहिए और कौन सा नहीं। और इसे याद रखने का लॉजिक भी एकदम सेट है। हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और हर 5 साल के चुनाव में हमारे नेता मंच पर खड़े होकर सबसे ज्यादा वादे किसके लिए करते हैं? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। बिल्कुल, ST/ST के कल्याण के लिए। तो जैसे ही एग्जाम में ST/ST प्रशासन का सवाल आए, दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये वादे कब होते हैं? 5 साल के चुनाव में। 5 साल चुनाव बराबर अनुसूची 5। ये एक अच्छा कोरिलेशन है, लेकिन यहीं पर छात्रों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के बीच। हाँ, ये बहुत कॉमन डाउट है। 6ठी अनुसूची भी जनजातीय प्रशासन से ही जुड़ी है, लेकिन ये पूरे भारत के लिए नहीं है। ये केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि इन 4 राज्यों को अलग से 6ठी अनुसूची में क्यों रखा गया? ट्रिक्स से परे जाकर अगर सोचें तो वाकई ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण उनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड है। देश के बाकी हिस्सों में जो जनजातियां थीं, उनका मुख्य धारा के समाज के साथ थोड़ा बहुत संपर्क था। वो पूरी तरह से कटे हुए नहीं थे। राइट, लेकिन इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियां सदियों से अपनी एक बिल्कुल अलग और स्वायत्त जीवन शैली जी रही थी। उनके अपने पारंपरिक कानून थे, इसलिए संविधान ने उन्हें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ADCs बनाने की विशेष छूट दी। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जी, आप इन ADCs को एक छोटी सी मिनी सरकार समझ सकते हैं। इनके पास अपनी खुद की जमीन, जंगल और विवाह से जुड़े कानून बनाने की पावर होती है। यहाँ तक कि इनके पास छोटे मोटे मामलों को सुलझाने के लिए न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। और स्टूडेंट्स, इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हमारे पास एक जादुई ट्रिक है, ATM वाली ट्रिक। ATM वाली? हाँ, 6ठी अनुसूची के उन 4 विशेष राज्यों को याद रखने के लिए बस एक शॉर्टकट याद रखिए, ATM। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। ध्यान रखिएगा, इसमें मणिपुर नहीं है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, बच्चे अक्सर मणिपुर टिक कराते हैं। बिल्कुल, और इसकी ट्रिक क्या है? जब आप पैसे निकालने ATM जाते हैं और मशीन खाली होती है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? ची यार, पैसे ही नहीं है। तो बस ATM खाली होने पर निकलता है ची, और ची से बना 6, यानी अनुसूची 6। बहुत बढ़िया। असली मजा तो अब आ रहा है। अनुसूची 6 में जब ATM खाली होता है तो मुंह से क्या निकलता है? ची, यानी 6। और अनुसूची 7 में जब लोग साथ नहीं रह पाते तो क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा। है ना गजब की ट्रिक? अगर ये जादुई तरीका आपके दिमाग में छप रहा है तो अभी वीडियो लाइक करो ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके। शक्तियों का ये बंटवारा जो 7वीं अनुसूची में है, हमारी तीसरी थीम पावर डायनामिक्स की शुरुआत करता है। बिल्कुल, केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद न हो, इसके लिए 7वीं अनुसूची में 3 अलग अलग सूचियां दी गई हैं। पहली है संघ सूची, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले या रेलवे। यूनियन लिस्ट। हाँ, दूसरी है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस, कृषि या स्वास्थ्य। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा या जंगल। और अगर दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। एकदम सही कहा आपने। मूल रूप से संघ सूची में 97 विषय थे, जो अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, जो घटकर 61 रह गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 से बढ़कर 52 विषय हो गए हैं। बिल्कुल सर, और इस डेटा के साथ हमारी 7 वाली ट्रिक याद रखनी है। जब पति, पत्नी या दोस्त साथ नहीं रह पाते तो अंत में उनका बंटवारा हो जाता है। 7 साउंड्स लाइक 7, और साथ नहीं रहने पर क्या हुआ? शक्तियों का बंटवारा। अब चलिए 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है 8वीं अनुसूची भारत की भाषाई विविधता। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है 8वीं अनुसूची भारत की भाषाई विविधता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है।
1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें केवल 14 भाषाएं थी। जी, लेकिन आज इसमें 22 भाषाएं शामिल है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि किसी भाषा का इस अनुसूची में शामिल होने का मतलब क्या है। क्या फायदे मिलते हैं इससे? जब कोई भाषा 8वीं अनुसूची में आती है तो उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने लगते हैं। यूपीएससी और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उस भाषा में पेपर देने की परमिशन मिल जाती है और यहाँ तक के रिजर्व बैंक की करेंसी नोटों पर भी उसे जगह मिलती है। इसीलिए कई भाषाएं इसमें शामिल होने के लिए संघर्ष करती हैं। और स्टूडेंट्स, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, इसके लिए मैं आपको एक ऐसा संशोधन का गणित यानी मैथ फॉर्मूला देने वाली हूँ कि आप एग्जामिनर को भी हैरान कर देंगे। ध्यान से सुनिए। मैं भी सुन रहा हूँ। सबसे पहले हुआ 21वां संशोधन, जिसमें जोड़ी गई सिंधी भाषा। फिर हुआ 71वां संशोधन और इसके लिए हमारी ट्रिक है नमक यानी NAMK। N से नेपाली, M से मणिपुरी और K से कोंकणी। नमक। अब आता है जादू। 21 और 71 को जोड़ दीजिए। 21 + 71 = 92, यानी अगला संशोधन हुआ 92वां संशोधन और इसमें जोड़ी गई भाषाओं की ट्रिक है बदमाश यानी BADMAS। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। है ना एकदम धांसू गणित? ये गणित वाकई में बहुत शानदार है। 21 + 71 = 92। ये फॉर्मूला एक ही झटके में 3 संविधान संशोधनों और 8 भाषाओं को सही क्रोनोलॉजी में दिमाग में सेट कर देता है। तो चलिए, अब हम 1950 के मूल संविधान की 8 अनुसूचियों की सीमा को पार कर चुके हैं। अब आती है हमारी चौथी थीम, अमेंडमेंट्स एंड कंट्रोवर्सीज, जिसकी शुरुआत होती है अनुसूची 9 से, जो पहले ही संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। ये मुख्य रूप से भूमि सुधार और संपत्ति के अधिग्रहण से जुड़ी है। अब इसे इमेजिन कीजिए, अगर कोई गुंडा या सरकार आकर जबरदस्ती आपकी संपत्ति या जमीन छीनेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? आप जोर से चिल्लाएंगे नो। बिल्कुल। तो नो साउंड्स लाइक नो। संपत्ति छीनेगा तो कहेंगे नो, यानी 9वीं अनुसूची। ये नो वाली ट्रिक उस दौर की राजनीतिक सच्चाई से बहुत मेल खाती है। कैसे सर? आजादी के तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना। लेकिन जब सरकार ने जमींदारों की जमीन लेनी शुरू की तो जमींदार अपने संपत्ति के मौलिक अधिकार का हवाला देकर अदालतों में चले गए, जो उस समय आर्टिकल 31 में था। एग्जैक्टली। अदालतें सरकार के भूमि सुधार कानूनों को रद्द करने लगी। तो नेहरू जी और न्यायपालिका के बीच इस टकराव को खत्म करने के लिए 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची को एक सुरक्षा कवच के रूप में बनाया गया। मतलब एक तिजोरी बना दी गई। हाँ? नियम यह बना दिया गया कि जिस भी कानून को इस 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा, अदालतें उसकी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकेंगी। शुरुआत में इसमें सिर्फ 13 कानून थे, लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने इसे एक ब्लैक होल बना दिया। हर विवादित कानून को इसमें डालना शुरू कर दिया। आज इसमें 284 कानून है। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973, जो केशवानंद भारती केस की तारीख है, उसके बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ये कहानी तो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अगर कोई आपकी संपत्ति छीनेगा तो आप क्या कहेंगे? नो, नहीं। और इस 10वें नंबर की यानी अनुसूची 10, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। आया राम गया राम वाली कहानी। बिल्कुल। 1960s और 70s के दशक में भारतीय राजनीति में खरीद फरोख्त का एक ऐसा दौर आया जिसने लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है 1967 का। हरियाणा वाला। हाँ, हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। उन्होंने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली। सुबह वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए और शाम होते होते फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। बाप रे। तभी से भारतीय राजनीति में ये जुमला मशहूर हो गया, आया राम गया राम। तो विधायकों की इस मंडी को रोकने के लिए आखिरकार 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने 52वें संविधान संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा, ताकि कोई अपनी मनमर्जी से पार्टी न बदल सके। जी। इसमें कड़े नियम बनाए गए कि अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करता है या चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और नेताओं की इसी दल बदलने की आदत से तंग आकर जनता ने क्या कहा कि भैया तुम नेता लोग दल बदलते रहते हो, अब बस करो। और बस साउंड्स लाइक 10। दल बदल कानून बराबर 10वीं अनुसूची। बहुत खूब। अब हम अपने संविधान की अनुसूचियों के सफर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव यानी अपनी 5वीं थीम, पावर टू द पीपल पर आ गए हैं। अनुसूची 11 और 12। हाँ, ये दोनों ही अनुसूचियां स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस से जुड़ी हैं। आजादी के कई दशकों तक हमारे यहाँ सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें ही होती थी, लेकिन 1992 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 73वें और 74वें संशोधन से। एकदम सही। 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय सौंपे गए। और 12वीं अनुसूची। उसी साल 74वें संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसने नगर पालिकाओं को मजबूत किया और उन्हें 18 विषय दिए। ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का साकार होना था। शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके
लोकतंत्र को दिल्ली से निकालकर गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया गया। और स्टूडेंट्स, इसे याद करने के लिए हम अपनी छात्र जीवन की कहानी को इमेजिन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसे खुद से रिलेट करें। जब आप 11वीं कक्षा में थे, बोर्ड एग्जाम्स का टेंशन नहीं था, तो आपने क्या किया? दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती की और पेड़ों के नीचे बैठकर पंचायत की। हाँ, 11वीं में तो पंचायत ही होती है। तो 11वीं कक्षा की मौज मस्ती बराबर पंचायत, यानी अनुसूची 11। और फिर जब आप 12वीं पास कर गए तो आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से बाहर गए। और बाहर कहाँ गए? किसी बड़े शहर या नगर में गए। तो 12वीं के बाद घर से बाहर गए बराबर नगर या नगर पालिका, यानी अनुसूची 12। बहुत बढ़िया। वीडियो के आखिर में आ गई हमारी स्टूडेंट लाइफ की कहानी। 11वीं कक्षा में हमने खूब पंचायत की और 12वीं के बाद हम कहाँ गए? बाहर, यानी नगर पालिका। तो जाने से पहले एक आखिरी सवाल, मुझे कमेंट में बताकर जाओ कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। देखते हैं क्लास का टॉपर कौन है। सच में ये सफर बहुत अद्भुत रहा है। संविधान निर्माताओं ने 8 अनुसूचियों से शुरुआत की थी और जैसे जैसे समाज बदला, हमने जमीन के विवादों को सुलझाने, दल बदल को रोकने और गांव शहर के प्रशासन को संभालने के लिए 4 और अनुसूचियां जोड़कर इन्हें 12 कर दिया। समय के साथ संविधान भी तो अपडेट होना चाहिए। बिल्कुल। अब आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग को देखते हुए एक गहरा सवाल उठता है। सोचिए, अगर कल को भविष्य में हमारे संविधान में 13वीं अनुसूची जोड़ी जाए तो वह किस विषय पर होनी चाहिए? या वो डेटा प्राइवेसी पे होगी या एआई के रेगुलेशन पर? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ट्रिक्स तो आपने देख ली, लेकिन असली सिलेक्शन पक्का होता है रिवीजन से। और आपके उसी रिवीजन के लिए इस क्लास की पूरी जादुई पीडीएफ आपको मिलेगी एकदम फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल वीजे डायरीज पर। तो सोचना क्या, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया है। अभी जाओ, फटाफट चैनल ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को इतनी मजबूत बनाओ कि एग्जामिनर भी हैरान रह जाए। अगर आज की क्लास में मजा आया हो तो लाइक का बटन तोड़ दो और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में। जय हिंद।